एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता, आपके एग्जाम दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, गिने चुने 27-28 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। और मैं एक बार फिर से लेके आऊँ आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 16, जिसमें हम जीके जीएस हिंदी मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्लास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों के अंदर भी दोस्तों सिलेक्शन लेने की वो आग लगी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों, ये आग लगने देना है एग्जाम तक दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन आपका 100% होगा। ये पूरी क्लास आपको अटेंड कर लेनी है, इसी प्रकार से पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। खुल्लम किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दोस्तों, बताइए। बिहार, मिजोरम, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। तो ये खुल्लम नृत्य दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मिजोरम राज्य का, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन से दोस्तों। इनमें से आप कितना स्कोर करोगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक हैंडबॉल मैच में कितने मिनट तक चलता है? एक जो हैंडबॉल मैच होता है वो कितने मिनट तक चलता है कुल? 70 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट? तो लगभग ये कुल 1 घंटे तक चलता है, यानी 60 मिनट तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? असम, महाराष्ट्र, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब आ जाएगा हरियाणा राज्य का है ये, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खासी पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, शेवराय पहाड़ियां या अनामुड़ी पहाड़ियां? दोस्तों बताइए। दोस्तों ये मॉडल पेपर अटेंड करने से आपको आपका स्कोर तो बूस्ट होगा ही होगा, लेकिन आपको यह भी माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने हैं, किन टॉपिक से आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, वर्दी लेना है दोस्तों तो ये क्लास डेली अटेंड करो, 100% वर्दी आपके हाथों में होगी दोस्तों। इसका आंसर होगा शेवराय पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ये दोस्तों खासी की पहाड़ियां दोस्तों आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी दोस्तों। कहां पर? मेघालय में दोस्तों। ठीक है, और ये जो शेवराय की पहाड़ियां दोस्तों ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। कहां पर? तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये अनामुड़ी की पहाड़ियां दोस्तों आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और नागा पहाड़ियां दोस्तों उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में देखने को मिलेंगी, उत्तर पूर्वी, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा आप लोग। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की अनुमति में पेश किया जा सकता है? वित्त मंत्री, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा? बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका सही जवाब राज्यपाल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका उल्लेख 110 में है दोस्तों, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब यह क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? बताइए। 1810, 1811, 1808 या 1809? बताइए दोस्तों। अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अमृतसर की संधि यहां पर देखेंगे दोस्तों, किस किस के बीच में हुई थी बताएंगे दोस्तों। अमृतसर की संधि किस हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? आप आंसर टिक करेंगे यहाँ पे 1809। लेकिन दोस्तों ये किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? ये एक तरफ दोस्तों EIC कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, और एक तरफ की कौन था दोस्तों? सिख साम्राज्य के शासक महाराजा दलजीत सिंह दोस्तों, है ना। ये इनके भी महाराणा रणजीत सिंह थे दोस्तों। यहाँ पे टिक करेंगे महाराणा रणजीत सिंह दोस्तों, इनके बीच में ये संधि हुई थी, ये भी ध्यान रखोगे। महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं लिख भी देता हूँ। रणजीत सिंह दोस्तों। ठीक है, किसकी वजह से दोस्तों? सतलुज नदी के हुई थी दोस्तों, इनकी सीमा पर स्थित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? तो मेरे भाई आपको टिक करना ऑप्शन नंबर सी, ये टर्शरी सेक्टर में आता है, मींस तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत के निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप सभी से निवेदन है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करें। फ्लेमिंगो त्योहार दोस्तों कहां का फेमस है मेरे भाई? तो यह आंध्र प्रदेश का फेमस है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संधि, समास, कारक या उपसर्ग? तो इसको मेरे भाई संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। तिहरा में कौन सा शब्द समास है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तिराह में मतलब 3 राहों का समूह, इसका मतलब क्या? 3 राहों का समूह। 3 यहां पे लिख देता हूं मैं सही से, यहां पे लिख लो दोस्तों आप लोग सही से, 3 राहों का समूह। अब दोस्तों इसमें कौन सा समास है बताइए? 3 राहों का समूह। राह मतलब रास्ता। ठीक है, बताइए।
देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने एक समास पढ़ा होगा जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। और जिसमें विशेष और विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो कौन सा है? द्वंद्व समास है दोस्तों। जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। किसी निश्चित धनराशि पर 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल का मिश्र धन 11,600 रुपए है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो दोस्तों ये रेट को थोड़ा सही से लिख लो दोस्तों। ये कितनी लिखी? 7.5 है ना, तो ये आप इसको थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करके इसको सही से लिख दो। 7 दूनी 14, 15/2%। कितना हो गया? 15/2%। और आपको क्या पता है दोस्तों, दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है दोस्तों। 15/2 ये तो आ गया, दर आ गई, ठीक है। और समय कितना? 6 साल का। तो यहाँ पे आपको ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि दर गुणा समय बराबर क्या होता है? ब्याज होता है। 2 से काटोगे 3 बार, 15 × 45, ये दोस्तों 45% ब्याज है। लेकिन आपको ये 6 साल का क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। तो ब्याज को मिश्र धन बनाने के लिए इसमें 100% मूलधन ऐड करोगे तभी तो ब्याज बनेगा 100 मिश्र धन। तो दोस्तों 145% का मान आपको पता चल चुका है। कितना दे रखा क्वेश्चन है? 11,600। कितना दे रखा? 11,600 दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो उसने क्या कहा है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 सालों में मिश्र धन क्या होगा? देखो दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, 10 × 60, ये 60% ब्याज हो गया। अब इसको भी मिश्र धन बनाना है तो 100% मूलधन ऐड कर दो। आपको 160% का मान पूछा क्वेश्चन है, ये आपको पूछा दोस्तों। तो इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों। तो यहां पर क्या लिखना है? 11,600 एज इट इज, ठीक है। और ये 145 नीचे लिखना है। और यहां पर आपको मल्टीप्लाई में क्या लगाना है? 10160। अब आप यहां से निकाल लेंगे मान क्या आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 5 की टेबल से कट रहा है तो मेरा 5 की टेबल से काट लो, ठीक है। 5 की टेबल से काटो, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 9 45। और 5 की टेबल से ये कितनी बार जा रहा है देख लो। ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितनी बार जा रहा है? एक बचेगा। और 5 दूनी 10, 32 बार जा रहा है दोस्तों। और कुछ कट रहा है तो देख लो, नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे 29 की टेबल से काटने की कोशिश करो। 29 की टेबल से कितनी? 29 से कम 29, 29 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी 40 आएगा, ठीक है। अब 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, यानी 128, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 32 को 400 से गुणा करोगे तो ये आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, 64 का डबल कितना होता है? 128 होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको समझ में आ गया वो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब पुदुचेरी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्यूलिप महोत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु या जम्मू और कश्मीर? सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे दोस्तों। ये क्लास इसी टाइम पर आती है, डेली 7 बजे आती है दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के टॉप 50 क्वेश्चन के साथ दोस्तों डेली क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट का पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 2 फरवरी से, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। फिलहाल इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है दोस्तों? देखो दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची हमने किसके संविधान से बोरो की है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं। इसको हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें इसको क्या किया? बोरो किया दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह भी अल्टीमेट क्वेश्चन है। यदि किसी कुर्सी का अंकित मूल्य 360 रुपए है, दुकानदार उस पर दोस्तों, यहां पर दुकानदार उस पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। अब ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से दोस्तों हमें क्या समझ में आता है कि जो उसका जब भी ऐसी लाइन लिखी हुई जाती है तो हमेशा ध्यान रखना, जो एमपी होता है, जो अंकित मूल्य होता है, वही उसका विक्रय मूल्य बन जाता है। वही दोस्तों क्या किसका काम करता है? सेलिंग प्राइस का काम करता है, ठीक है। समझ गए ये वाली लाइन। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ। क्या हो गया यहाँ पे? पेंसिल कहाँ गई भाई? ये रही। हाँ, एक तरफ दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और एक तरफ हम अंकित मूल्य लिखते हैं, यानी एमआरपी, यानी शॉर्ट में एमपी लिखते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में क्या लिखते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का? 12 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 88% दोस्तों, ठीक है। मैंने 100 में से 12% घटा दिया। अब एमपी में क्या लिखते हो? 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 10% का प्रॉफिट, यानी 110 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो मेरे भाई।
11 की टेबल से मेरे भाई 8 बार जाएगा, 11 की टेबल से मेरे भाई 10 बार जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था दोस्तों, जब कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो जो एमपी होता है ना वही सेलिंग प्राइस का काम करता है दोस्तों, जो अंकित मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य का काम करता है इस केस में, जब ये वाली लाइन लिखी हुई आती है तब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर, यानी 8, ठीक है। तो और आपको इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देख पा रहे हो ये 25 बार जाएगा, 25 बार कहाँ जा रहा है हमारे भाई, एक मिनट इसको थोड़ा सही से कर लो। 4 की टेबल से यहाँ पे काटो 2 बार, 4 की टेबल से 2 बार जाएगा, 4 की टेबल से 25 बार जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 2 चला जाएगा तो 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, हिंदी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। देखो उसने नहीं पूछा दोस्तों, क्या पूछा, नहीं। गलती मत करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन मत पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और इसका आंसर सही से देना दोस्तों। पहला ऑप्शन, लड़का सोता है, डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, चोर सिपाही ने चोर को पकड़ा। देखो दोस्तों, जो सकर्मक क्रिया होती है उसको पहचान करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, बताइए। सकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में दोस्तों सॉरी अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है और क्रिया भी होती है, तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। मैं लिख देता हूं इसमें, जो सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्म भी होता है, लिख लो यहाँ पे, कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है और यहां पर क्या होती है दोस्तों, क्रिया भी होती है। कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों ही चीजें अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, उसमें कर्ता और क्रिया दो ही मौजूद होंगे, कर्म नहीं मौजूद होगा। जिसमें कर्म नहीं होगा वही हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें इसने क्या बोला है कि 3 ऐसी हैं जिसमें सकर्मक क्रिया लगी है और एक ऐसी है जिसमें अकर्मक क्रिया लगी हुई है। तो देखो, लड़का सोता है, लड़का क्या होगा दोस्तों, लड़का क्या हो गया, कर्ता हो गया, सोना क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्या इसमें कर्म है, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। बाकी आप तीनों ऑप्शन चेक कर सकते हो। डाकिया क्या करता है, पत्र क्या है दोस्तों, कर्म है, लाना क्या होगी, क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया लगी है। सीमा क्या है, करता है, गाना क्या होगा दोस्तों, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, और गाया क्या होगी दोस्तों, क्रिया हो गई। तो इसमें भी कर्ता कर्म क्रिया मिल गई। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही क्या करता है, चोर क्या दोस्तों, कर्म है, और पकड़ना क्या होगी, क्रिया। तो इसमें हमें सकर्मक क्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया देखने को मिल रही है, यही सबसे डिफरेंस है। और उसने वही आपसे पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, मां के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द है। दोस्तों आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये पढ़े ना दोस्तों। तो इसमें क्या देखने को मिला, के लिए, और के लिए किसके लिए यूज होता है, संप्रदान के लिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई शानदार लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, लगाएंगे आप लोग लॉजिक, बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और यहां पर कितने को देख रहा है, 30 से कम 30 और इसका आधा 15, यानी 1.5 गुना देखने को मिल रहा है। यहां पर 1.5 गुना देखने को मिल रहा है। यहां पर देखेंगे, यहां पर 2 गुना हो रहा है। देखो यहां पर 1 गुना था, 1 गुने के बाद उसका आधा प्लस कर दिया, 1.5 गुना हो गया। अब यहां पे 2 गुना हो गया, अब 2 गुने में आधा प्लस करो, 2.5 गुना हो जाएगा। तो 90 का 2.5 गुना कर लो भाई, 90 का 2.5 गुना कर लो। 90 का 2 गुना 180 होता है और 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। तो 180 में 45 जोड़ लो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब 90 हाँ 90 में 45 जोड़ लो, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12, 225 के समथिंग हो दोस्तों आंसर। 225 आ रहा है ना, 225 ही आ रहा है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं 90 में आप 45 जोड़ लो, 9 4 13, नहीं 45, कुछ गलती हुई क्या, 2.5, रुको रुको 1 मिनट रुको, कहीं गलती कर ली क्या अपन ने। अरे 90 का 2 गुना 180 होगा ना, माफी चाहूंगा, 180 होगा और इसमें आपको 45 ऐड करना है। 8 और 4 12 की, तो हाँ हमने सही आंसर टिक किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 90 का 2 गुना 180, उसमें आपको 90 का आधा यानी 45 और जोड़ लेना, तो आंसर आएगा 225। शानदार लॉजिक लगाता है मतलब इस सीरीज में। असल अली खान का संबंध निम्न में से किस संगीत वाद्य से है दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, वीणा, सितार, रुद्र वीणा या मोहन वीणा। आप लोग अपना ये पूरा मॉडल पेपर अटेंड करने के बाद स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया 50 क्वेश्चन में से। मैं आपको डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनका संबंध रुद्र वीणा से दोस्तों। डेली क्वेश्चन का कमेंट करो दोस्तों, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन क्लास को पूरा देखते भी हैं और क्वेश्चन के कमेंट भी करते हैं और लास्ट में ये जरूर बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने किए दोस्तों। तो आप लोग भी यही करें दोस्तों, अपना स्कोर डेली बेसिस पर चेक किया करें और अपना स्कोर बूस्ट करा करें डेली बेसिस पर, ठीक है। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था, 1862, 1872, 1878 या 1868। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1868 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 21, वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मतलब यहां पर पूछा कहां पर हुई थी, बताइए दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं 1864। यहां पर लिखेंगे वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। कहां पर हुई थी, मद्रास, चेन्नई में दोस्तों। और किसने की थी दोस्तों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो ज्यादातर दोस्तों श्रीधरलू नायडू का नाम लिया जाता है, श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू, धरलू नायडू, यहां पे लिखेंगे श्रीधरलू नायडू। और एक और नाम यहां पे ध्यान में रख लो दोस्तों, श्रीधरलू नायडू के साथ में दोस्तों केशव चंद्र सेन,
केशव चंद्र सेन, ये नाम और यहां पर ध्यान रख लो, ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रख लो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत की जनगणना 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना दोस्तों, जनगणना वाला टॉपिक अच्छे से याद कर लो, आपकी शिफ्टों में क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, मेक इन इंडिया 2025, मतलब सॉरी, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था, वो कौन सा साल था दोस्तों? और यहां से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर टिक कर लेंगे, 2014 वर्ष था, वो कौन सा था? 2014 का था। अब मेक इन इंडिया दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया दोस्तों मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे मोदी जी लिख दे रहा हूं दोस्तों शॉर्ट में, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि मेक इन इंडिया का जो लॉन्च हुई थी दोस्तों, वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। मेक इन इंडिया दोस्तों, इसको जो लॉन्च किया था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? पंचवर्षीय योजना पूछेगा दोस्तों। तो यहां पे लिख लो 12वीं पंचवर्षीय योजना, मैं यहां पे लिखवा देता हूं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर लिखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना। मेरा भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कब? 25 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 24 बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल के बाद अकबर का 1556 के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। अब ये कालानौर जगह कहां पर है दोस्तों? तो मेरे भाई पंजाब में दोस्तों। अब यहीं पर दोस्तों अकबर का दोस्तों आपको मकबरा भी याद कर लो दोस्तों। इसका मकबरा कहां पर है? सिकंदराबाद आगरा में, सॉरी, ठीक है। इसका जो मकबरा है मेरे भाई, इसका जो मकबरा है मेरे भाई सिकंदराबाद में है भाई, सिकंदराबाद। इसने सोचा था भाई मैं अपना मकबरा बनाऊंगा अच्छे से, मेरे मरने के बाद मैं अपना मकबरा बनाऊंगा, कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मकबरा दोस्तों इसने तो नहीं बनवा पाया, लेकिन इसका जो पुत्र था जहांगीर, उसने इसका मकबरा बनवा दिया था आगरा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आगरा में दोस्तों, ठीक है। आपने और दोस्तों इसका जो मकबरा बनवाया था जहांगीर ने, वो 1611 में बना था। इसका जो मकबरा तैयार हुआ था 1612 में हुआ था, 1612 में दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो एतमादौला का मकबरा है दोस्तों, वो किसने बनवाया था दोस्तों? नूरजहां ने बनाया था अपने पिता की याद में दोस्तों। आप सभी को पता हो, 1626 में बनवाया था दोस्तों, ठीक है। फिर जहांगीर का मकबरा भी दोस्तों नूरजहां ने ही बनवाया था दोस्तों, ठीक, आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। एतमादौले के मकबरे को दोस्तों बेबी ताज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, बेबी ताजमहल कहा जाता है, कि वो प्योर संगमरमर से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उकाई बांध किस नदी पर और कहां पर स्थित है? तापी गुजरात, नर्मदा गुजरात, महानदी उड़ीसा या कावेरी कर्नाटक? तो बिल्कुल तापी गुजरात आपको टिक करना है दोस्तों। तापी के तट पर ही दोस्तों गुजरात का सूरत शहर स्थित है दोस्तों, सूरत शहर इसी के तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोदावरी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से गोदावरी का उद्गम होता है। अरब से, और ये क्या, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। निम्न में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1917 का दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, चंपारण मूवमेंट हुआ था दोस्तों। कहां पर? बिहार में हुआ था दोस्तों। इनको आमंत्रित किसने किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों। तो राजकुमार शुक्ल दोस्तों, ठीक है। फिर उसका राजेंद्र प्रसाद, रामनाथी सिंह, जेबी कृपलानी, ये सब गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में दोस्तों, ठीक है। तो नील विद्रोह के लिए किया गया था, 3 काठी प्रणाली के लिए दोस्तों, है ना, नील विद्रोह के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मूवमेंट ध्यान रखना, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था दोस्तों भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंकित को 36 किताबें बेचने पर 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जब भी आता है बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन आज की बात गलत नहीं करोगे। देखो दोस्तों जो लॉस होता है, जो हानि होती है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कि जो हानि होती है वो क्या होती है? क्रय मूल्य में से हम जब विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आती है? हानि आती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हानि उसने कितनी देर की दोस्तों, उसने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे देखोगे 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्तों, विक्रय मूल्य के। तो यहां पे 4 सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्तों। अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई, 36 किताबें अगर उसने बेची हैं तो 36 किताबें खरीदी भी तो होंगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। 36 किताबें खरीदी हैं तो उसने 36 किताबें ही बेची हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर 36 लिख लो, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये प्लस का 36 एसपी इधर के माइनस का 36 एसपी इधर के प्लस में हो जाएगा, इधर के प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा? 40। यहाँ पे देख लो 40 सेलिंग प्राइस, 40 सेलिंग प्राइस बराबर है 36 कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल दो दोस्तों, सीपी और एसपी का दोस्तों क्या निकाल दो? रेशियो निकालो। तो देखो सीपी के जस्ट सामने क्या है? 40 रुपीज, तो आपको 40 रुपीज दिखना है दोस्तों यहाँ पर सीपी में, ठीक है।
और यहाँ पर देखेंगे सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने क्या 36 रुपीज, तो यहाँ पे 36 लिखना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, किस 4 का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर, 40 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम बढ़ रहा है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, 4 का लॉस हुआ 40 के ऊपर, आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछिए दोस्तों। ठीक है, आप 10% देख सकते हैं, 4 दाएं 40 होता है, और 10 से 10 काटोगे तो 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी मेरे भाई, हानि हो जाएगी। क्या ऑप्शन में है 10%? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। शानदार क्वेश्चन था और शानदार तरीके से किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर कितना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कुल साक्षरता दर, दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कुल साक्षरता दर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कुल साक्षरता दर, इसके बाद हम सुपरफास्ट बढ़ेंगे आगे की स्पीड की तरफ से। ठीक है, एक बार यहाँ पे समझ लो आप अच्छे से। कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। पहले आप ये नोट करोगे। अब इसी में से दोस्तों महिला साक्षरता दर, यहाँ पे देखोगे महिला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महिला साक्षरता दर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरुष। महिला कितनी है दोस्तों? 65.46%। कितना है दोस्तों? 65.46%। और ये जो पुरुष है वो 82.14% है, यहाँ पे नोट करोगे 82.14%। अब इनके जो बीच का अंतर है ना दोस्तों, वही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, और इनके बीच का अंतर है दोस्तों 16.68%। भले आप निकाल लो दोस्तों कैलकुलेटर से। ठीक है, यही अंतर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनगणना वाला टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड? इसका सही जवाब जिंक सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय की मदद की थी मेरे भाई? तो बिल्कुल विलियम बेंटिंक 1829 में की थी भाई। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में उन्होंने कानून बनाया था, उसके तहत उसको समाप्त करने की कोशिश की थी, कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। देखो दोस्तों कीर्ति, अब दोस्तों ये क्या गलत शब्द है, उसने क्या शुद्ध निकालना है, उसने क्या बिल्कुल राइट वाला निकाला। दोस्तों टी की मात्रा छोटी ई की आएगी, यह आंसर हमारा नहीं होगा। सांसरिक, दोस्तों सांसरिक होता है, ये भी आंसर हमारा नहीं आएगा। सर्वोत्तम, अब इस तो त में दोस्तों एक और त लगेगा छोटा, वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 की संविधान की पहली बैठक होती है, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप सभी भली भांति परिचित हैं। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दर का भटकना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। इसका सही जवाब आएगा मेरे भाई अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? स्कूनर, सॉकर, आइस हॉकी या टेबल टेनिस? मेरे भाई इसका यूज दोस्तों, इसका उपयोग मतलब प्रयोग दोस्तों आइस हॉकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूरी क्लास अटेंड करनी दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले आपको पेपर में दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर से। ठीक है, तो पूरी सीरीज आपको अटेंड करनी है, वाली पूरी क्लास अटेंड करनी है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भाम क्या है? भाम कलापम शब्द किस शैली से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन 37, निम्न में से किसने लोक नृत्य राई, दोस्तों इंपोर्टेंट है, लोक नृत्य राई का लोकप्रिय बनाया दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो राई नृत्य है दोस्तों, ये एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। फसल की कटाई पर या किसी की शादी होना, उनके अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको लोकप्रिय बनाया राम साहेब पांडे ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 4, 2 या 8? तो यहां पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन कौन से वो देश है? एक तो श्रीलंका है दोस्तों, एक तरफ दोस्तों आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और एक तरफ आपको मालदीव देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 देश हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को निम्न में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इनको 2009 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैंने अलग से निकाल के रख रखे हैं दोस्तों, आप बेफिक्र रहें दोस्तों। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी लेके आया हूं, आपको पूरा कंटेंट पूरा 100% दूंगा मैं आपको। ठीक है, एग्जाम के लिए, तो आपको भी डटे रहना है एग्जाम तक। दी गई आकृति में अधिकतम वर्ग कितने दोस्तों? देखो दोस्तों, आपको ये आपने ट्रिक तो देखी होगी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रिक तो देखी होगी, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लो, और 3 का स्क्वायर कर लो, और इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सभी को प्लस कर लो तो 9 4 13 14 वर्ग देखने को मिलेंगे। इसमें कितने 14 वर्ग देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। किशन एक बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है और उत्तर में 6 किलोमीटर चलता है। देखो ये बिंदु पी है, जहां से किशन ने स्टार्ट कर दिया और यहां पर 6 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों किशन। ये बिंदु पी है, ये पी नाम का बिंदु मान लिया। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता, अब वो दोस्तों बाएं मुड़ता 8 किलोमीटर चलता है। ये आ गया बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब ये 8 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों। 12 किलोमीटर यहाँ पे चलता है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सही से लिख लो, यहाँ पे कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों, यहाँ पर वो 12 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर बिंदु पी पर और फिर बिंदु एफ पर पहुंचा। यहाँ पर क्या बिंदु एफ है दोस्तों, ठीक है। अंत में वो किस दिशा में, तो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमेशा कौन सी दक्षिण दिशा होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? सोडियम, लिथियम, रूबिडियम या पोटेशियम? तो ये सोडियम का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो मेरे भाई तमिलनाडु अगर आप टिक करें तो बिल्कुल सही दिशा में भाई, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में से आपका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले भारतीय राज्य का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों। कौन सा है वो राज्य, कौन सा है? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। सलीम मुल्ला खान ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसने? सलीम मुल्ला खान के, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। किसने की थी? सलीम मुल्ला खान। यहाँ पे लिख लो नाम, सलीम मुल्ला खान, सलीम मुल्ला खान, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो कहां पर की गई थी, कहां की थी? बांग्लादेश के ढाका में दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में। अब स्टार्ट हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया? मतलब किसे चुना गया दोस्तों, बताइए। तो चुना गया दोस्तों मोंडो डुप्लांटिक। किसको चुना गया? मोंडो डुप्लांटिक को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया? किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया? मल्हार घोष, उर्मिला सत्यनारायण, रुक्मणी विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा रुक्मणी सत्यनारायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? बताएंगे आप लोग इसका जवाब। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो वो है दोस्तों, कौन सा स्थान है दोस्तों? वो दोस्तों कौन सा राज्य है? हरियाणा है। यहां पर हरियाणा को टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए मेरे भाई? तो ये बने डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। अगला प्रश्न, कौन से महाद्वीप ने वर्ष 2025 में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य बनने के लिए शामिल होने के लिए पहला देश देखा दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व एशिया दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप लोगों ने से कितने 50 में से क्वेश्चन किए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ज्वाइन कर लो, रिवीजन करने लग जाओ दोस्तों। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों ग्रुप डी की क्लास आएगी, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए 8 बजे बाद, ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।